दिस ट्यूटोरियल प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस पढ़े थे। तो मैंने एपोमिक्सिस क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का किसी असेक्सुअल मेथड के द्वारा प्रतिस्थापन, जिसमें न तो मियोसिस होता है और न ही फर्टिलाइजेशन होता है और डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्म में असेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्लेसमेंट, जिससे कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एपोमिक्सिस या असंघजनन कहलाती है। तो मैंने असंघजनन के दो प्रकार बताए थे, रिकरेंट और करंट। तो रिकरेंट और नॉन करंट। तो जो रिकरेंट टाइप है, इसमें मैंने क्या बताया था कि जो एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, इस एम्ब्रियो सेक का निर्माण आर्किस्पोरियम या न्यूसिलस की सेल्स के द्वारा होता है, जिससे कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस में मैंने क्या बताया था कि इसमें बनने वाला एम्ब्रियो सेक आर्किस्पोरियम या न्यूसिलस की सेल्स के द्वारा डेवलप होता है, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूसिलस की सेल्स होगी, उस न्यूसिलस की सेल्स में मेगा स्पोर मदर सेल, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं करेगी, और मियोसिस नहीं करेगी तो मियोसिस नहीं करेगी और मियोसिस नहीं करके डायरेक्ट ही डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो ये कौन सा टाइप हुआ? रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो सेक्सुअल प्रोसेस का असेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्लेसमेंट एपोमिक्सिस कहलाता है। इसमें बिना मियोसिस, बिना गैमीट फ्यूजन के या जाइगोट, बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो रिकरेंट टाइप में इस प्रकार में क्या होता है? एम्ब्रियो से एक आर्किस्पोरियम या न्यूसिलस की सेल्स के द्वारा बनता है और वो बाद में डिप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो न्यूसिलस में बनने वाली मेगा स्पोर मदर सेल्स हैं, ये मेगा स्पोर मदर सेल्स क्या करेगी? मियोसिस नहीं करेगी। या मैं यूँ कहूँ इसको अदर वर्ड्स में, इसको ऐसे समझो कि न्यूसिलस की जो सेल्स हैं, ये न्यूसिलस की सेल्स से मेगा स्पोर मदर सेल्स बनेगी, मेगा स्पोर मदर सेल्स बनेगी, और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स मियोसिस नहीं करके डायरेक्ट ही एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है। ये एम्ब्रियो सेक नेचर में कैसे होगा? डिप्लॉयड। क्यों होगा? क्योंकि न्यूसिलस और आर्किस्पोरियम सेल्स नेचर में डिप्लॉयड होती है, ये आपको पहले से पता है। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, तो ये जब विभाजन करेगी तो एम्ब्रियो सेक का डायरेक्ट ही फॉर्मेशन कर लेती है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स आगे डिवीजन ना करके डायरेक्ट ही एम्ब्रियो सेक का निर्माण कर लेती है, जिससे कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक बनता है। और मैंने पहले वाली क्लास में बता दिया कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेक की सभी सेल्स नेचर में क्या होगी? डिप्लॉयड होगी, और उससे बनने वाले एम्ब्रियो भी बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉयड ही बनेंगे। फिर मैंने इसको आगे कुछ टाइप्स में बांटा था, जैसे कि फर्स्ट था डिप्लोस्पोरी, फिर सेकंड था एपोस्पोरी, फिर थर्ड था जनरेटिव एपोस्पोरी, थर्ड था
सोमेटिक एपोस्पोरी, फोर्थ टाइप था इसमें सेमीगेमी एपोस्पोरी, और फिफ्थ टाइप था इसमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो डिप्लोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी, सेमीगेमी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये कौन से कैटेगरीज हुई? रिकरेंट एपोमिक्सिस की ये कैटेगरीज हो गई जो मैं पहले वाली क्लास में बता चुकी कि रिकरेंट एपोमिक्सिस को निम्न श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, या निम्न प्रकार में डिवाइड किया था। डिप्लोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी, सेमीगेमी और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब हम बात करेंगे नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है, उन आर्किस्पोरियल सेल्स से या उन आर्किस्पोरियल सेल्स से बनने वाला एम्ब्रियो से एक हैप्लॉइड होता है। तो इसमें क्या होगा, बेसिक डिफरेंस अगर मैं कहूँ तो इसमें क्या होगा कि जो आर्किस्पोरियम सेल्स है, इन आर्किस्पोरियम सेल्स में मियोसिस नहीं होता है, जबकि नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियम सेल्स होती है, उन आर्किस्पोरियम सेल्स में मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होता है तो बनने वाला एम्ब्रियो से एक हैप्लॉइड प्रकार का होता है या अगुणित प्रकार का होता है। और इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक में जो बनने वाला एम्ब्रियो होता है वो भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो ही होगा। तो इनमें बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया कि इसमें तो मियोसिस नहीं होता है और इसमें मियोसिस होता है। तो जो आर्किस्पोरियम सेल्स होती है, उन आर्किस्पोरियम या स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस होने से हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, और उन हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो आर्किस्पोरियम या स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिविजन्स होने से हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, और इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक की सभी सेल्स हैप्लॉइड होती है, और इन हैप्लॉइड सेल्स से बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहलाएगा। क्या होगा इसमें कि आर्किस्पोरियम या स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है, जिससे आगे जाके हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक की सभी सेल्स हैप्लॉइड होती है, और ये सेल्स बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है, और ये इस तरह होता है। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ये जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है, उसे रिकरेंट एपोमिक्सिस की तरह ही कुछ टाइप्स या कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब के, मान लो ये है एम्ब्रियो सेक, तो इसमें पोलन ट्यूब के प्रवेश करने मात्र से ही जो एग सेल होती है वो एग सेल्स डिविजन्स प्रारंभ कर देती है और हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि
पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने मात्र से ही एग सेल्स डिविजन्स करना प्रारंभ कर देती है और हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो क्या होगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में कि पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने मात्र से ही एग सेल्स अपने आप डिविजन्स करना प्रारंभ कर देती है और हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है, अर्थात अनफर्टिलाइज्ड या अनिषेचित एग सेल पोलन ट्यूब के प्रवेश करने मात्र से ही मीन्स पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करने मात्र से ही डिविजन्स करना या विभाजन करना शुरू कर देती है और यह अनिषेचित एग सेल अनफर्टिलाइज्ड एग सेल हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है। तो ये होगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसके एग्जाम्पल्स हैं मक्का एवं धतूरा। मक्का और धतूरा में ये देखा गया है कि जो एग सेल्स होती है ये एग सेल्स एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब की एंट्री से ही अपने आप डिविजन्स करना प्रारंभ कर देती हैं और इन डिविजन्स से हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है और ये किस में देखा गया मक्का व धतूरा में। सेकंड है इसमें हैप्लॉइड एपोस्पोरी। तो या हैप्लॉइड एपोगेमी। इसमें क्या होता है कि जो एग सेल होती है इस एग सेल के अतिरिक्त या मैं यूं कहूं कि एग सेल को छोड़कर अन्य जो सेल्स होती है एम्ब्रियो सेक में ये अपने आप ही डिविजन्स करके हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो इसे हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। तो क्या होगा इसमें हैप्लॉइड एपोस्पोरी या हैप्लॉइड एपोगेमी। इसमें क्या होगा कि ओव्यूल में या एम्ब्रियो सेक में कंप्लीट बात करें तो एम्ब्रियो सेक में हैप्लॉइड एपोस्पोरी। तो इसमें क्या होगा एग सेल के अतिरिक्त एम्ब्रियो सेक की अन्य सेल्स के द्वारा हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इसे हैप्लॉइड एपोस्पोरी कहते हैं। और अदर वर्ड्स में मैं कहूँ तो एग सेल को छोड़कर एंटीपोडल सेल्स व सिनर्जिड सेल्स आगे जाके हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तो ये होता है हैप्लॉइड एपोस्पोरी या इसे एपोगेमी भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है लीलियम। लीलियम प्लांट में क्या होता है सिनर्जिड व एंटीपोडल सेल्स आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण करती है। जो एम्ब्रियो नेचर में हैप्लॉइड होता है तो ये कहलाएगा हैप्लॉइड एपोगेमी और इसे यहाँ हैप्लॉइड एपोस्पोरी कहते हैं। तो लीलियम में एपोगेमी और यहाँ पे हैप्लॉइड एपोस्पोरी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एग सेल को छोड़कर एम्ब्रियो सेक की अन्य कोशिकाएं अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण करती है तो हैप्लॉइड एपोस्पोरी कहलाएगा। फिर आता है स्यूडोगेमी। थर्ड टाइप है, यहाँ लिख देती हूँ स्यूडोगेमी में क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब के प्रवेश करने से एक उद्दीपन
प्राप्त होता है। तो पोलन ट्यूब एंट्री तो इसमें क्या होता है, स्यूडोगेमी में क्या होगा कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब के प्रवेश करने मात्र से ही उसमें एक उद्दीपन होता है, एक स्टिमुलेशन होता है। उस उद्दीपन के फलस्वरूप एग सेल में डिविजन्स होना प्रारंभ हो जाता है और डिविजन्स होने से ही हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो इसे स्यूडोगेमी कहते हैं। क्या होगा इसमें, स्यूडोगेमी प्रोसेस में क्या होगा कि एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब के प्रवेश करने से एक उद्दीपन प्राप्त होता है। उस उद्दीपन के कारण एग सेल्स में डिविजन्स होने प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात अनिषेचित या अनफर्टिलाइज्ड एग सेल्स में डिविजन्स होंगे। किससे, क्योंकि पोलन ट्यूब के प्रवेश से उसमें उद्दीपन आए, उन उद्दीपन के फलस्वरूप उसमें डिविजन्स होना प्रारंभ हो गए और इस तरह उसमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और इसका फोर्थ टाइप है, और जॉर्गेंसन ने सोलेनम की स्पीसीज में स्यूडोगेमी की खोज की थी या स्यूडोगेमी को ऑब्जर्व किया था। फिर आता है आपके एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी। इसको आप अच्छे से समझ लेना। फर्स्ट क्या हुआ इसमें, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, सेकंड हुआ हैप्लॉइड एपोस्पोरी, थर्ड हुआ इसमें स्यूडोगेमी, फोर्थ हुआ इसमें एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्राप्त होने वाला एम्ब्रियो हैप्लॉइड होता है, लेकिन वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो किससे प्राप्त हुआ, मेल से। तो इससे बनने वाला एम्ब्रियो भी मेल एम्ब्रियो भी कहलाता है। तो क्या होगा इसमें, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी में प्राप्त होने वाला एम्ब्रियो भी नेचर में हैप्लॉइड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो प्राप्त हुआ वो किस प्रकार का था, मेल प्रकार का था। मीन्स उसमें पाए जाने वाले सभी लक्षण मेल के थे। तो कॉस्टॉफ ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पे, तंबाकू पे, और कुछ रिजल्ट्स निकाले और उसके आधार पे प्लांट्स में एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी को उन्होंने समझाया। इसे यहाँ समझते हैं, कॉस्टॉफ ने टोबैकम या तंबाकू में प्रयोग किया और उनमें होने वाली एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एम्ब्रियोनी को समझाया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एम्ब्रियो तो हैप्लॉइड ही प्राप्त होता है, लेकिन वो कौन सा होता है, मेल से प्राप्त होता है और अगुणित होता है। तो कॉस्टॉफ ने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, दो स्पीसीज, तंबाकू की दो स्पीसीज को लेकर प्रयोग किया। कौन कौन सी, निकोटियाना टैबेकम और निकोटियाना
लैग्स डॉर्फी। इन्होंने तंबाकू की 2 स्पीसीज निकोटियाना टैबेकम व निकोटियाना लैग्स डॉर्फी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने निकोटियाना टैबेकम को एज ए फीमेल प्लांट लिया और निकोटियाना लैग्स डॉर्फी को इन्होंने फीमेल प्लांट की तरह यूज़ में लिया। अब देखो क्या होता है इसमें कि इसमें भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो प्राप्त होता है, लेकिन वह हैप्लॉइड एम्ब्रियो मेल टाइप का था। तो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ कि कोस्टॉफ ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, तंबाकू पे। इन्होंने तंबाकू की 2 स्पीसीज ली, टैबेकम और लैग्स डॉर्फी। अब इसने क्या किया कि जो निकोटियाना टैबेकम है, इस निकोटियाना टैबेकम पर निकोटियाना लैग्स डॉर्फी के पोलन ग्रेन्स का छिड़काव किया। मीन्स इस प्लांट के स्टिग्मा पर इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स का छिड़काव किया। तो फीमेल प्लांट कौन सा हो गया? इसको फीमेल प्लांट क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर इसके पोलन ग्रेन्स का छिड़काव किया। तो इन्होंने क्या किया, निकोटियाना टैबेकम पर निकोटियाना लैग्स डॉर्फी के पोलन ग्रेन्स का छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद में उद्दीपन मिला और उद्दीपन से क्या हुआ, हैप्लॉइड एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो था उसमें मेल प्लांट के गुण उपस्थित थे। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो एम्ब्रियो का निर्माण हुआ वो किससे हुआ, निकोटियाना लैग्स डॉर्फी। क्यों? क्योंकि जो गुण पाए गए वो इस प्लांट के पाए गए और इस प्लांट के पोलन ग्रेन्स हमने एज अ मेल यूज लिए थे। तो ऑब्वियसली जब इसके पोलन ग्रेन्स अपन ने यूज लिए तो जो एम्ब्रियो मिलेगा तो उसके गुण भी इसी की तरह होंगे। इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ। निकोटियाना टैबेकम और निकोटियाना लैग्स डॉर्फी दोनों का इन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाते वक्त इन्होंने क्या किया, निकोटियाना लैग्स डॉर्फी के पोलन ग्रेन्स का टैबेकम पे छिड़काव किया और जो एम्ब्रियो प्राप्त हुआ वो नेचर में हैप्लॉइड तो था ही, उसके अलावा इसमें लैग्स डॉर्फी के गुण उपस्थित थे। इससे यह पता चला कि जो प्राप्त हुआ एम्ब्रियो है वो मेल से प्राप्त हुआ था। अब आ जाते हैं इसके कुछ महत्व, सिग्निफिकेंस। तो एपोमिक्सिस के क्या महत्व हुए? एक तो इससे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या हुआ इसमें कि इसमें ना तो क्रॉसिंग ओवर होता है न ही रिकॉम्बिनेशन होता है। ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें मेल गैमेट तो आके फ्यूज हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, इसमें न तो जीन विनिमय होता है और न ही पुनर्योगन होता है, रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें ना तो रिकॉम्बिनेशन होता है न ही क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके फलस्वरूप मदर प्लांट के समान ही, या मैं यूँ कहूँ कि जो उसका मेन मुख्य प्लांट है उसके समान ही प्लांट्स प्राप्त होते हैं। तो ये आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें समान गुणों को कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रख सकते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि जो उसके वांछित गुण है, किसी प्लांट के वांछित गुणों को कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का कार्य होता है। इसके अलावा इसमें क्रॉसिंग ओवर व रिकॉम्बिनेशन की
या इनमें रिकॉम्बिनेशन व क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जिसके फलस्वरूप प्लांट्स के जो मुख्य गुण होते हैं वो उसी प्लांट के एम्ब्रियो तक सीमित रह जाते हैं और वो कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकते हैं। और इस टाइप के जो एम्ब्रियो से बनने वाले प्लांट्स होते हैं वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार से एडवेंटिव एम्ब्रियोज का भी निर्माण होता है, जिससे आगे जाके सिंथेटिक सीड्स भी बनाए जा सकते हैं और इस तरह आपके एपोमिक्सिस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।